लास्ट क्लास में जो पढ़ा था हमने, स्टैटिस्टिक्स में क्या स्टार्ट किया था हमने? बेसिक डेफिनेशन, डेटा क्या होता है, फिर अनग्रुप डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, और ग्रुप डेटा के लिए तो हमने किया नहीं था क्वेश्चन, वो अभी करेंगे, बट हमने बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म समझी थी। दैट वाज क्लास साइज क्या होता है, क्लास विड्थ क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, देन इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, या इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्जन कैसे होगा, या एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव कन्वर्जन कैसे होगा, ये पढ़ा था ना। सब कुछ क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर लग रहा है मेरे को यहाँ पे तो। चलो, तो फिर क्वेश्चन करते हैं अपन, राइट? विल डू द क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। चलो, so we are now going to do question of frequency distribution for grouped data। ग्रुप डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे? तो सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, चलो। क्वेश्चन अगर दिख रहा है अपने को तो अपन इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है? The water tax bills, the water tax bills of 30 houses in a locality are given below। ये 30 डेटा है, ठीक है? मतलब वाटर बिल का डेटा दे रखा है फॉर हाउ मेनी हाउसेस, फॉर 30 हाउसेस किसी लोकेलिटी में। हमें क्या करना है? वी आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज ऑफ 10। अब उसने क्लास साइज दे दिया अपने को, ठीक है? क्लास साइज तो सबको समझ में आता है, द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास। अच्छा, अब क्लास साइज अगर दे रखा है तो हम ये कैसे बताएंगे कि हमारा फर्स्ट क्लास कौन सा होगा? बताओ। क्लास साइज इज इक्वल टू 10। सो अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरा पहला क्लास इंटरवल कौन सा होगा? मुझे क्लास इंटरवल तो डिसाइड करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो कैसे करें क्लास इंटरवल डिसाइड? कोई बताएगा? अरे, इजी चैप्टर है तो, एकदम इजी है। अभी तो क्लास इंटरवल बताना पड़ेगा आपको पहला। 110 टू 120 कैसे बताया तूने? क्यों? अगर मैंने बोल दिया कि 115 से लेके 125 लेना है मुझे, तो गलत है क्या? क्लास साइज 10 है अभी भी। आपने जो बताया 110 टू 120, इसमें भी क्लास साइज 10 है, इसमें भी क्लास साइज 10 है। तो इसमें से कौन सा ले? और ये 115 पे क्यों? मैंने बोला नहीं मेरे को 0 से 10 लेना है तो। So we have to see for the lowest digit, for the lowest number in the 31. हाँ, तो हाउ डू वी डिसाइड कि विल टेक विच वुड बी द फर्स्ट क्लास इंटरवल? उसके लिए हमें यहाँ पे व्हाट इज द लोअर मोस्ट डेटा एंड व्हाट इज द हाईएस्ट डेटा, वो देखना पड़ेगा। और लोवेस्ट डेटा और हाईएस्ट डेटा को क्या बोलते हैं अगर उनका डिफरेंस ले लेंगे? तो रेंज। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि व्हाट इज द मिनिमम ऑब्जर्वेशन। मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मिनिमम ऑब्जर्वेशन कितना दिख रहा है मुझे? मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज, मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, देखो, आई थिंक 115। हाँ, 115। फिर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन देखो, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इस वाटर बिल में फॉर 30 हाउसेस? सो आई कैन सी द मैक्सिमम वैल्यू शुड बी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आई थिंक 212, 212। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज 212। चलो, बहुत बढ़िया। अब अगर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 212 आ गया है तो मुझे क्लास इंटरवल डिसाइड करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि लोअर मोस्ट वैल्यू ये है, ये इंक्लूड हो जाना चाहिए और ये इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो नाउ आइदर यू कैन स्टार्ट बाय क्लास इंटरवल एज 110 टू 120, या 115 से भी शुरू किया तो भी नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो आई राइट द क्लास इंटरवल।
किसी तरह से भी करोगे एवरीथिंग विल बी दी सेम नाउ, ठीक है। तो ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ हमने 115 से क्यों लिया या हम 110 से क्यों नहीं ले सकते, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आई विल टेक फ्रॉम 115, ठीक है। तो मेरा पहला क्लास इंटरवल हो जाएगा 115 टू 125, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल, क्योंकि क्लास साइज 10 दे रखा है, अगर ये भी नहीं दे रखा होता तो फिर हम क्लास साइज 20 भी ले सकते थे, 30 भी ले सकते थे, 15 भी ले सकते थे, 25 भी ले सकते थे। दैट इज अप टू अस, हम कौन सा भी ले सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा 125 टू 135, फिर आ जाएगा 135 टू 145। अब लिखते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी 145 टू 155। कहाँ तक लिखते जाएंगे इसको, अभी वहां तक लिखेंगे जब ये 212 वाला ऑब्जर्वेशन इंक्लूड हो जाए। तो वो किस क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा वहां तक लिखते जाएंगे। 165, देन 165 टू 175, देन 175 टू 185, देन 185 टू 195, 195 to 205, एंड फाइनली 205 टू 215। इतने क्लास इंटरवल लिखने पड़ेंगे, हाँ, ठीक है। अब ये लिख लिया मैंने इतने क्लास इंटरवल। अब क्या चाहिए मुझे, नाउ आई विल राइट दी टेली मार्क्स। अब टेली मार्क्स होगा नेक्स्ट, सो फिर आएगा टेली मार्क्स एंड फाइनल होगा दी फ्रीक्वेंसी। फाइनल होगा फ्रीक्वेंसी, वो जो ये बताएगा कि अगर मैं क्लास इंटरवल 115 से 125 की बात करूं तो हाउ मेनी डेटा इज लाइंग इन दैट पर्टिकुलर रेंज। तो इस तरह से मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, ठीक है। नाउ आई थिंक इसके आगे तो अभी हर कोई कर सकता है, फिर भी करना पड़ेगा ना मुझे। कोई बात नहीं, कर लेते। लाइन सीधी नहीं आएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, सो डेटा क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट इज 147, 147 है, देन 167, 136। सो 147, 167, सो करस्पॉन्डिंग टू 147 कहाँ पे आएगी लाइन, यहाँ पे आएगी इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है। जिनको नहीं आता वो ध्यान दे कि इस तरह से मार्क करना पड़ेगा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी ट्रिवियल, हाँ, आप लोग खुद कर सकते हो, बट आई विल डू वन एग्जांपल सो दैट आपको समझ में आए, एंड देन बाकी एग्जांपल्स तो आप बुक से खुद कर सकते हो। टेबल ही बना लेनी चाहिए थी मुझे अच्छे से, कोई बात नहीं, अब मैंने बना लिया इसको, जैसे भी दिख रहा होगा ये, ठीक है। सो 147 के बाद 167, 136। सो 167 कहाँ पे आएगा, 167 यहाँ पे आएगा, फिर 136 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मार्क करते चलो। देन 178, 175। वी कैन डू, यू कैन प्रोसीड फर्दर। नहीं यार मैं कर देता हूँ, आप कर सकते हो, बट आई डोंट नो एवरीवन कैन डू और नॉट। वो एक के बोलने से तो होगा नहीं ना, है कुछ लोग जो नहीं कर पाएंगे शायद। फटाफट कर देता हूँ, ठीक है। 178, 175, 178, अच्छा 175 यहाँ इंक्लूड होगा कि यहाँ इंक्लूड होगा, गलत कर दिया ना मैंने। 175 विल बी इंक्लूडेड ओवर हियर, फिर 178 भी यही इंक्लूड होगा, ध्यान रखना। फिर 116, 115, 155, 116, फिर 155 यहाँ इंक्लूड होगा, है ना, ये पहले बता चुका हूँ मैं। 121 एंड 115, ये 115 आ गया, 121 भी यही आ जाएगा, ठीक है। देन 156, 176, 156 यहाँ पे, 176 यहाँ पे, ठीक है। देन 141, 189, 141, 189, 141 यहाँ आएगा, एंड 189 वुड बी ओवर ईयर, ठीक है। देन 167, 177, 167, 177, okay. Then 208, 212, 208 will be over here, 212 will also be over here, 143, 203, 143, 203, 203 will be here, ठीक है सर।
फिर उसके बाद 210 188, 210 यहाँ आ जाएगा, 188 यहाँ आएगा। ओके, फिर 175 212, 175 यहाँ पे आएगा, 212 यहाँ आएगा। देन 118 197, 118 तो यहाँ आएगा, 197 197 यहाँ आएगा, 145 134, 145 यहाँ, 134 यहाँ, ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव 133 196, 133 यहाँ, 196 एंड 185, 196 एंड 185 ये आ गया। बस हो गया ये। नाउ जस्ट राइट द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी बिकॉज देर आर 4 लाइन्स। यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1। गड़बड़ करी क्या मैंने? 165 टू 175 में 2 आना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवेज विल चेक इट आउट। ठीक है, फिर आएगा 5, 5 के बाद फिर आएगा 4। अच्छा, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया। नहीं सॉरी, यहाँ 4 आ गया। सो आई थिंक सम काइंड ऑफ अ मिस्टेक इज हैपनिंग, तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक यहाँ पे है, देन यहाँ पे है, और यहाँ पे। 165 टू 175 देख लेते। तो 175 ये, और 176, तो हाँ 2 थे ना, तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। इट शुड बी 2 ऑन, नहीं ये 175 ठीक है, नहीं 165 टू 167 एंड 167 2 बार थे। सो यस दिस हैज टू बी 2 टाइम्स। तो ये तो मैंने सही कर दिया, दिस हैज टू बी 2। ठीक है, और यहाँ पे डोंट वरी, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ दैट शुड बी करेक्ट। दिस इज 4 एंड दिस शुड बी 3। ठीक है, वो टैली मार्क्स करते करते कुछ तो भी गड़बड़ हुआ होगा। अब इसको ऐड करोगे तो यू शुड अंडरस्टैंड कि सिंस यहाँ पे 30 डेटा दे रखे थे, सो दिस विल बी इक्वल टू 30। इफ यू ऐड दिस अप, दिस शुड बी इक्वल टू 30। अगर ये 30 नहीं आएगा तो इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ईजी है अभी करना, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, अब इसमें क्या है और कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से कर सकते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यूज करते हैं हम लोग ना। क्यूमुलेटिव यूज फ्रीक्वेंसी का सर। मतलब क्या है? हाँ सर अगर सपोज ऊपर के टेबल में 125 और 135 में एक भी नंबर नहीं आया तो तो ड्रॉप जीरो, हाँ वो ड्रॉप, वो ड्रॉप। जीरो जीरो लिखना पड़ेगा या ड्रॉप नहीं करेंगे तो नहीं, चलेगा? जीरो जीरो लिखना पड़ेगा। जैसे तूने बोला कि मान ले यहाँ पे 125 से 135 के बीच में कुछ भी नहीं आया, सो यहाँ पे बेसिकली तेरी एक भी लाइन नहीं बनेगी, यहाँ पे एक भी लाइन नहीं आएगी, तो यहाँ पे तू जीरो लिखेगा। यहाँ पे एक भी लाइन नहीं आएगी, यहाँ पे जीरो लिखेगा। तो वो जीरो लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास इंटरवल वो बीच में आ गया ना, तो उसको अपन छोड़ नहीं सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते। ये ओके कंटिन्यूस सर। में चल रहा है, कंटिन्यूशन में चलना चाहिए ये। आई कैनॉट जस्ट स्किप वन पर्टिकुलर क्लास इंटरवल। ओके सर, क्लियर, थैंक यू। फिर अब आ जाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। ये भी पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्रुप डेटा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है कि हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करते जाएंगे, मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस एंड दैट पर्टिकुलर क्लास। तो मैं लिख देता हूं पहले, सम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, फिर एग्जांपल से समझेंगे। द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज of all the previous classes and that particular class is called cumulative फ्रीक्वेंसी। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर मैंने
क्वेश्चन दिया। अब इसमें क्वेश्चन यार लिखने में तो इट विल टेक टाइम, आई विल कॉपी पेस्ट, मेरे पास क्वेश्चन है ऑलरेडी। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये अपने को दे रखा है फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ 360 पेशेंट्स गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल, ठीक है, दे रखा है। हमें कंस्ट्रक्ट करना है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबाउट डेटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बनाना है बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का मतलब क्या, देखो समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एज है, ठीक है, देन आई हैव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने फ्रीक्वेंसी, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पेशेंट्स जो ऑलरेडी दे रखा है मुझे। एंड देन फाइनली आई राइट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी वो भी बताएंगे, अभी रुको। फ्रीक्वेंसी, ठीक है सर, लिख लिया। अब देखो ये एज कितना दे रखा है, 10 to 20, फिर 20 to 30 दे रखा है ना, बढ़िया, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60 और 60 से 70। पास पास लिख लिया क्या मैंने, चलो फिर से लिख लेते हैं। 2 मिनट रुक जाओ बस। This is the table we are trying to plot. First is 10 to 20. 10 to 20 के corresponding what is the frequency, 90. फिर 20 to 30 के corresponding what is the frequency, 50. फिर 30 से 40 की frequency कितनी दे रखी है, 60 patients, है ना। जिनका एज, इसका मतलब क्या हुआ, जिनका एज 30 और 40 के बीच में है उन वो नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने, 60। फिर 40 to 50 that is 80 patients, then 50 to 60, how many patients, 50 patients, and then 60 to 70, 60 to 70 is how much, 30 patients, these are 30 patients, okay। अब cumulative frequency का मतलब क्या है, मैंने अभी समझाया कि the sum of the frequencies of all the previous classes and at that particular class। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूं तो इसके पहले के जितने क्लासेस थे उसकी फ्रीक्वेंसी और इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो इसके पहले तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड क्लास के लिए इफ आई वांट टू राइट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट विल बी सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द प्रीवियस क्लास प्लस दैट पर्टिकुलर क्लास। तो यहाँ पे इसके पहले एक क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी 90 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है, सो दिस शुड बी 140। कहां से आया 140, 90 प्लस 50 करके, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्लास पे आ जाते हैं। अब इसके पहले जितने क्लासेस थे उनकी फ्रीक्वेंसीज का सम और इसका, तो उनके पहली वाली जो फ्रीक्वेंसीज थी ये, इनका सम यहीं पे लिखा हुआ है ना, तो इसमें तुम बस 60 ऐड कर दो, सो ये आ जाएगा 200। कहां से आया, 140 प्लस 60 करके। फिर उसके बाद इस क्लास इंटरवल को देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इसके पहले की फ्रीक्वेंसीज का समेशन 200 लिखा हुआ है, इसमें 80 ऐड कर दो तो दिस विल बी 280। कहां से आया ये, 200 प्लस 80। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 280 प्लस 50 इज 330, दैट इज कमिंग फ्रॉम 280 प्लस 50। फिर आ जाएगा 330 प्लस 30 इज 360, सो दिस इज 330 प्लस 30, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में सिर्फ लिख दिया कि किस तरह से आ रहा है, तो अभी तुम इसको देख सकते हो कि 90 में 50 ऐड किया ये आएगा, फिर 140 में 60 ऐड किया तो ये आएगा, फिर 200 में ये ऐड किया तो 280, फिर ये आएगा एंड फाइनली ये आएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी। हाँ अभी बता रहा हूं मैं, यस 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 मुझे पता है। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल प्लॉट करने का क्या पर्पस था, क्यों किया होगा या क्या जरूरत पड़ती है इसकी, उसका रीजन है। देखो सुनो अभी कि अगर मुझे, ये तो मैंने बहुत छोटा सा डेटा लिखा हुआ है, अगर मेरे पास ह्यूज नंबर ऑफ डेटा होगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर मुझे ये पता करना होगा कि ऐसे कितने पेशेंट्स है,
ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनका एज अभी बताता हूँ 0 होगा तो, जिनका, अगर मुझे ये पूछा किसी ने कि ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनका एज मान लेते हैं 40 से कम है, हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर हुज एज और देयर एज इज लेस देन 40, तो लेस देन 40 जैसे बोला मुझे, तो मैं सीधा इस पे चले जाऊंगा 200 पे। 200 आर दोस पेशेंट्स। अगर मान लो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं बनाए रहता तो ये मुझे 1 2 3 ऐड करना पड़ता। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस आई हैव द डेटा रेडीली अवेलेबल विथ मी, है ना। तो अगर ये तो अभी तुमको बहुत छोटा सा डेटा दे रखा है तो ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ तो ऐड करना भी पॉसिबल था, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचो कि डेटा बहुत होगा, 1000 पेशेंट का डेटा है मेरे पास, तो मैं अभी, मुझे किसी ने पूछा कि मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स हुज एज इज लेस देन 55, लेस देन 55 नहीं पूछ सकता क्योंकि यहाँ पे 55 बीच में आ जाएगा, सो लेस देन 50 पूछ लिया तो मैं ये बताऊंगा आंसर 280। किसी ने पूछा नंबर ऑफ पेशेंट्स लेस देन हुज एज इज लेस देन 60, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से यूज आएगा उसका जब मुझे ये बताना पड़ेगा कि ऐसे कितने पेशेंट्स हैं, मतलब ये डेटा जिस हिसाब से दे रखा है उस हिसाब से कि ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनका एज मान लेते कि इस वैल्यू से कम है या उस वैल्यू से कम है, उसके लिए यूज होगा, ठीक है। अब किसी ने बोला सर 0 होगा तो, 0 कहाँ पे बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में या फ्रीक्वेंसी में? 0 कहाँ पे होगा तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैं समझा नहीं, 0 कहाँ पे होना चाहिए? हो सकता है फ्रीक्वेंसी में सर। फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी में 0 होगा ही नहीं ना बेटा, वो फ्रीक्वेंसी टेबल आपको पहले से दिया होगा, वो 0 होगा तो 0 लिखते जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। मान भी लो चलो 0 होगा, मान लेते कि इस वैल्यू की जगह 0 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 200 की जगह फिर से 200 आ जाता, 280 की जगह 200 आ जाता। क्यों? बिकॉज 40 से 50 वाले कोई पेशेंट ही नहीं है, जिनका एज 40 से 50 के बीच में थे उनका, वो ऐसे कोई पेशेंट ही नहीं है उस हॉस्पिटल में, ऐसा समझ लेंगे उसको हम, ठीक है। तो 0 भी आया तो भी इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम, वो बस उसको हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है। अब यस सर, यस। हाँ, अभी एक यूज तो मैंने बता दिया कि जो मैंने अभी बोल के समझाया। अब इसी टेबल को मैं ना, म्यूट करो प्लीज, इसी टेबल को मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, देखो इसी टेबल को मैं लिखता हूँ यहाँ पे अभी कि दिस टेबल कैन बी रिटन इन, ये कौन क्लास के लिए अभी भी इतना आ रहा है, दिस टेबल कैन बी रिटन इन इन क्या बोल सकते हैं इसको, लेस देन फॉर्म। अब ये लेस देन फॉर्म में लिखने का मतलब क्या, देखो अभी बताता हूँ। दिस इज जस्ट अ यूज विच कर सकते हैं, कैन बी रिटन इन लेस देन फॉर्म। लेस देन फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि अभी जो मेरे पास जो एज लिखा हुआ था ना, इस एज को मैं लेस देन की फॉर्म में लिखूंगा। मतलब अगर फर्स्ट इंटरवल को देखे तो इट इज रिटन एज इज बिटवीन 10 to 20, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज लेस देन 20, ठीक है। फिर इसके बाद लिख दूंगा लेस देन 30, ठीक है। अब लेस देन 30 बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे लेस देन 10 का मतलब 20 का मतलब क्या हुआ कि जिसका एज 10 होगा, जिसका एज 15 होगा वो इंक्लूड हो चुका है। लेस देन 30 का मतलब क्या हुआ, जिसका एज 25 है, जिसका एज 15 है वो भी इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। सो इसमें क्लास इंटरवल नहीं है। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, क्लास इंटरवल मतलब 20 से 30 के बीच वाले एजेस की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लेस देन 30 बोल दिया तो यहाँ पे 15 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। अब उससे डेटा कैसे रीड करेंगे वो अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं अपन। लेस देन 30 हो सकता है, फिर लेस देन 40 हो सकता है, लेस देन 50 हो सकता है, देन आई कैन हैव लेस देन 60, ठीक है, एंड लेस देन 70, लेस देन 70 ये हो सकता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज होगी, नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दैट विल रिमेन दी सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे लेस देन 20 मैंने बोल दिया तो 90, ये 140 लिखूंगा, ठीक है। और ये 140 क्यों लिखा मैंने, ये 140 अभी मैंने यहां से रीड करके लिखा। क्यों लिखा यहां से रीड करके, क्योंकि 50 पेशेंट तो जिनका एज 20 से 30 के बीच में था, मुझे क्या चाहिए, मुझे इस टेबल के हिसाब से ऐसे पेशेंट चाहिए जिनका एज 30 से कम है, तो वो तो 140 होंगे। 140 कैसे, उसमें 90 भी इंक्लूड होगा और 50 भी इंक्लूड होगा,
समझ में आ रहा है किस तरह से लिखा जा रहा है? सो इसको यहाँ पे 140 लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 200 लिखूंगा, मतलब मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है ना। तो सिंस मैंने एज को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स का डेटा होगा दैट विल बी रिटन लाइक दिस 90, 140, 200। फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी 280, तो 330, 360। अब तुम इस टेबल से देखो कि रीड करना कितना आसान है। नंबर ऑफ पेशेंट्स लेस देन 60 तो डायरेक्टली 330, लेस देन 70 डायरेक्टली 360। समझ में आ रहा है व्हाट इज द यूज? ठीक है, Yes, sir. Yes, understood. चलो आगे बढ़े फिर अभी। आगे क्या अभी, चलो एक हाथ क्वेश्चन और कर ले गया, फिर विल गो टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बाद में आएंगे, पहले एक इजी सा क्वेश्चन दे देता हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, तो अभी फिर से करने की क्या जरूरत है। जहाँ पे मैंने क्लास साइज और क्लास लिमिट निकालने के लिए बोला था, राइट? ऐसा क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में। चलो फिर से पूछता हूँ, देखते कि किसको आएगा। चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे। यस, जिसका आंसर आ जाएगा वो लिखेगा। मैंने सिमिलर क्वेश्चन इस टाइप के लास्ट क्लास में किया था ना डिस्कस, तो आना चाहिए अगर आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास के नोट्स तो। किसी ने बोला क्लास साइज विल बी 5, वो तो डायरेक्टली दिख रहा है, क्लास साइज 5 होगा, दैट वी कैन रीड इट डायरेक्टली। कैसे डायरेक्टली रीड कर सकते हो, देखो ध्यान से। हमें क्या दे रखा है, वी हैव बीन गिवन दी क्लास मार्क। अब मैंने बताया था क्लास मार्क क्या होता है, मिड वैल्यू, है ना। अगर मान लो मेरा क्लास इंटरवल है 0 से 10, तो इसका क्लास मार्क क्या होगा 5, क्लास मार्क इज इक्वल टू 5 होगा। सो और अगर मान लो अगला क्लास इंटरवल 10 से 20 है, तो इसका क्लास मार्क क्या होगा, इसका क्लास मार्क मिड वैल्यू होगी 15, दिस इज इक्वल टू 15। नाउ तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि इफ आई टेक द डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क, इट इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल। दिख रहा है यहाँ पे 10 ही है, ठीक है। तो यूजिंग दैट, अरे म्यूट करा करो यार। हाँ, यूजिंग दैट आइडिया, मैं तो सबको क्लास में एंट्री दे चुका हूँ ना। देयर इज नो वन वेटिंग इन द क्लासरूम, आई हैव गिवन एंट्री टू एवरीवन। वेटिंग रूम में कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। ऑलरेडी अमन ऑलरेडी क्लास में होगा, इफ ही इज नॉट देयर आई डोंट नो। देयर इज नो वन इन द वेटिंग रूम जिसको, अच्छा
आई डोंट नो, उसको बोलो कि आई कैनॉट सी एनीवन इन द वेटिंग रूम। अगर आएगा तो मैं ऐड कर ही देता हूँ। अगर कोई वेटिंग रूम में होता है तो आई ऐड इट माई सेल्फ ओनली ना, जैसे ही आता है मैं ऐड कर देता हूँ। मैं क्यों जबरदस्ती किसी को बाहर रखूंगा। चलो, सो द क्लास मार्क आर गिवन। तो जैसे हमें पता है कि डिफरेंस बिटवीन द क्लास मार्क इज नथिंग बट इक्वल टू द क्लास साइज। सो क्लास साइज तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम कि क्लास साइज विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन क्लास मार्क। ये कोई डेफिनेशन वाइज नहीं है, तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, तो अंडरस्टूड है कि क्यों होगा ऐसे। सो दैट शुड बी इक्वल टू 52 माइनस 47, 5। ठीक है, 5 आ गया क्लास मार्क। अब क्लास लिमिट निकालनी है तुमको, तो क्लास लिमिट कैसे आएगी? अगर हम डायरेक्टली समझे इसको तो देखो, अगर मैंने बोला कि क्लास लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा था। अगर मैंने बोल दिया कि क्लास लिमिट ए से बी है, तो क्लास मार्क कितना होगा? ए प्लस बी बाई टू। क्लास मार्क होगा ए प्लस बी बाई टू। तो अगर तुम्हें क्लास मार्क पता है तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि द क्लास मार्क इज ए प्लस बी बाई टू। अब तुमको ए प्लस बी बाई टू से ए तक जाना है और ए प्लस बी बाई टू से बी तक जाना है, तो तुम क्या करोगे? सोचो, बताया जाए कोई। क्लास लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो क्लास मार्क दे रखा है 47, इसमें से हाफ ऑफ क्लास साइज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो क्लास लिमिट निकालने के लिए इफ आई गो फॉर द लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? आई वुड डू कि मेरा ये कितना है, क्लास मार्क, फर्स्ट क्लास मार्क इज 47, तो तुम उसको a प्लस बी बाई टू के हिसाब से सोचो। तो इस 47 में से मैं 5 बाई टू को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 5 बाई टू क्यों किया? बिकॉज फिर से वही देखो, अगर 0 से 10 है और मेरा क्लास इंटरवल क्लास मार्क कितना हो जाएगा? 10 प्लस 0 बाई टू दैट इज इक्वल टू 5। अब 5, ये 0 लाने के लिए मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि जो 5 है, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब अगर मान लो मुझे 10 चाहिए, तो 10 के लिए मैं 5 प्लस क्या करूंगा? वो तुम सोचो कि यहाँ पे क्लास मार्क 5 है, तो 5 में 10 बाय 2 करूंगा, सो दैट विल बी 5। दैट इज हाउ आई एम गेटिंग दिस। तो यहाँ पे अगर मैंने 47 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 44.5। और अगर मुझे अपर क्लास लिमिट निकालनी है, अपर क्लास लिमिट किसके इक्वल होगी? अपर क्लास लिमिट वुड बी इक्वल टू 47, सॉरी 40, 47.5 बोल सकते हो, या फिर 47 प्लस 5 बाई टू कर देते, सो दैट वुड बी इक्वल टू 49.5। 2.5 ऐड हो रहा है। सो होपफुली सबको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता है वो नॉर्मल कैलकुलेशन से भी जा सकते हो कि कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखो जिनको, ये तो फर्स्ट क्लास इंटरवल हो गया, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल हो गया, दैट इज 44.5 से 49.5। अब अगर मुझे ये मिल गया, अरे बेटा क्वेश्चन में गिवन है ना, हाउ डू वी नो दैट वेदर दैट इज द मिड? क्वेश्चन में गिवन है ना, ये देखो क्वेश्चन, क्लास मार्क ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 47। ये मेरे को 47 ही दिख रहा है, तेरे को नहीं दिख रहा क्या? हाँ, कोई बात नहीं, डाउट आ गया तो मैं बता रहा हूँ कि क्लास मार्क का मतलब मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। फर्स्ट मिड वैल्यू इज 47, है ना? क्लास मार्क का मतलब मिड वैल्यू होती है, ये क्लास में तो बताया था मैंने। ठीक है, अब अगर ये फर्स्ट क्लास इंटरवल आ गया तो ये 44.5 से 49.5, दूसरा आ जाएगा 49.5 से लेके 5 ऐड कर दो इसमें, 5 ऐड करने पे कितना आएगा? दैट शुड बी 54.5। ठीक है, अच्छा, जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए, हाँ अब ये अमन आया है, इतनी अब पूछा उसने ज्वाइनिंग के लिए, अब मैंने ऐड कर दिया इसको, उसकी शायद इंटरनेट की दिक्कत हो रही है कुछ। हाँ, दूसरा तरीका क्या है करने का इसको, कि चलो मैंने बोल दिया कि लेट, ये मैं मेथड 2 बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया ये समझ में आ जाएगा। मैंने बोल दिया कि लेट फर्स्ट क्लास लिमिट बी
ए टू बी, ए से बी है फर्स्ट क्लास लिमिट, ठीक है। क्लास साइज तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है 5, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो वैसे ही कैलकुलेट होगा। अब अगर मुझे पता है कि ए से बी लिमिट है तो मैं क्लास मार्क कितना लिखूंगा, आई विल राइट द क्लास मार्क एज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू लिखूंगा। अब ए प्लस बी बाई टू लिख दिया तो क्लास मार्क है कितना पहले क्लास लिमिट का 47, सो फ्रॉम हियर 47 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। तो यहां से 47 इंटू टू 94 इज इक्वल टू ए प्लस बी, 94 इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। चलो फिर हमें क्या पता है, हमें ये भी पता है कि क्लास साइज किसके इक्वल है, क्लास साइज इज इक्वल टू 5, ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अब क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैंने लिख लिया b माइनस ए इज इक्वल टू 5, तो इसको अपन बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इनसे मुझे करना क्या है, इनसे मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, वही तो चाहिए मुझे। तो a और b निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो तुम एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से लिख लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 94, ऐसा लिख सकते हो इसको। तो फर्स्ट, तो 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी और b माइनस ए, तो यहां से दिख रहा है तुमको a और a कैंसिल हो जाएगा, चलो मैंने लिख ही दिया, प्लस b माइनस ए इज इक्वल टू 94 प्लस 5, तो यहां से a से a गायब, 2b इज इक्वल टू 99, तो यहां से b आ गया 49.5, 49.5 b आ गया। तो इक्वेशन 1 में चले गए अपन और a निकाल लिया, a will be equal to 94 minus 49.5, तो यहाँ से a कितना आ गया 44.5, तो यही आया था ऊपर में भी 44.5 से लेके 49.5 तक देखो यहाँ पे भी यही आया था। तो इस तरह से तुम क्लास इंटरवल लिखते जा सकते हो। समझे ना भाई, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलो नाउ अभी आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं अभी, दैट हाउ डू वी रिप्रेजेंट दी डेटा ग्राफिकली। सबसे पहले बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो बार ग्राफ क्या होता है, आई थिंक इसमें लिखने से ज्यादा मैं मतलब जो मेरे पास लिखा हुआ है वो मैं लिख दूंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इन दैट द फर्स्ट थिंग इज बार ग्राफ, पहला क्या है बार ग्राफ, ठीक है। चलो नाउ इन बार ग्राफ, ये तो बहुत इजी है, हाँ पता है मुझे, क्लियर क्लियर कर रहे हो, बार ग्राफ तो बहुत इजी है, ठीक है। बट सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है बार ग्राफ की, वो मैं लिख देता हूँ, वो पता होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, दैट अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा बाय नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। और नंबर ऑफ बार्स कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट वी ड्रॉ बाय ड्रॉइंग रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे भी, ठीक है। तो वाइल कंस्ट्रक्टिंग द बार ग्राफ, ये पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए कि द विड्थ ऑफ द बार शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। विड्थ ऑफ द बार का मतलब क्या, कि अगर मैंने किसी, अभी फिगर से समझाता हूँ कि कैसे यूनिफॉर्म विड्थ से बनना चाहिए। देखो अगर मैं बार ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मेरी वर्टिकल एक्सिस। मान लो कि मैं जो क्वांटिटी का बार ग्राफ बना रहा हूँ वो ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्राफ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू ये ले लिया, ये 1 यूनिट के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो जो दूसरा बार ग्राफ बनेगा, मतलब जो दूसरा बार बनेगा वो भी 1 यूनिट का ही होना चाहिए, इट कैनॉट बी मोर देन 1 यूनिट और लेस देन 1 यूनिट, ठीक है। तो बार, द विड्थ ऑफ द बार शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब ये भी 1 यूनिट ही होगा, इसी तरह से बाकी के भी 1 यूनिट के ही बनेंगे,
दैट इज द आइडिया. द गैप बिटवीन वन बार एंड अनदर बार शुड बी यूनिफॉर्म. तो गैप का मतलब दिस इज द गैप, ये गैप है, ये गैप भी यूनिफॉर्म होना चाहिए. ये गैप में भी हम कम ज्यादा नहीं कर सकते. ठीक है, दिस इज द वे वी विल प्लॉट व्हाट यू से द बार ग्राफ. ये विड्थ है. ठीक है, एंड थर्ड इज दैट बार्स मे बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. मतलब ये तो वर्टिकल है, दीज आर वर्टिकल बार्स. और हॉरिजॉन्टल बार्स का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया इधर, मैं उसको वाई एक्सिस पे भी प्लॉट कर सकता हूँ. ये वर्टिकल एक्सिस पे इस तरह से बार्स भी बन सकते हैं. सो दिस इज द वे आल्सो वी कैन प्लॉट द बार ग्राफ. आई थिंक इससे ज्यादा इसमें क्या डिस्कशन करना है. ठीक है, सो आई थिंक बार ग्राफ सब कर लोगे, एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है. आई विल कम टू डायरेक्टली हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम पे आ जाए. हाँ, सो लेट्स कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, बिकॉज हिस्टोग्राम इज इंपॉर्टेंट, और फिर डिफरेंस देखेंगे हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में. तो ये हिस्टोग्राम पहले अपन थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन लिख लेते हैं. सो नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम. ठीक है, तो इन हिस्टोग्राम व्हाट वी हैव इज कि सबसे पहले हिस्टोग्राम क्या होता है, इट्स द सेम वे बार ग्राफ था. हिस्टोग्राम में भी अपन सेम ही चीज करने वाले हैं कि डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें भी रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डेटा होगा एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब जो अपन ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था फॉर ग्रुप डेटा, उसको हम हिस्टोग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे क्लास इंटरवल्स को बेस ले लेंगे एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल एज प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. तो जो फ्रीक्वेंसी थी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, दैट विल एक्ट एज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, है ना. एंड द क्लास इंटरवल विल बी टेकन एज द बेस. तो यहाँ पे ये जो विड्थ की बात कर रहे थे ना, वो अभी क्लास इंटरवल हो जाएगा. एंड जो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल इसकी जो हाइट है, दैट विल बी टेकन एज द फ्रीक्वेंसी. बार ग्राफ में भी यही किया है एग्जैक्टली. सो टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम, क्लास इंटरवल विल ऑलवेज मार्क ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज आर मार्क्ड ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, जो भी स्केल ले लेंगे, अभी एग्जांपल में अपन स्केल का यूज समझेंगे. तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एरिया आ जाएगा. सो व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द हिस्टोग्राम, ठीक है, सो 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एक तो क्या हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रुप्ड एंड कंटिन्यूअस. ग्रुप्ड एंड कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है अभी समझ में तुम समझ सकते हो, क्योंकि ग्रुप मैंने समझा दिया है. कंटिन्यूअस वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव को मैंने कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में भी लिख के दिया था. एंड क्लास इंटरवल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो नाउ बेस्ड ऑन दी डेटा कंटिन्यूअस है नहीं है, या क्लास इंटरवल ग्रुप क्लास इंटरवल इक्वल है कि नहीं है, उसके हिसाब से इट इज सेइंग कि तुम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हिस्टोग्राम को प्लॉट कर सकते हो. सो द बेटर वे होगा कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले ले और समझे कि अभी हिस्टोग्राम को कैसे प्लॉट करें. रुको रुको. हाँ, द इंपॉर्टेंट थिंग इन हिस्टोग्राम इज कि यहाँ पे जो गैप होता है ना, देयर शुड नॉट बी एनी गैप. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी गैप इन द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है. ठीक है, सो अच्छा पहले डिफरेंस लिख लेते हैं बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, सो दैट आपको ये समझ में आए कि हिस्टोग्राम में देयर इज नो गैप. सो दिस इज द डिफरेंस. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम. सो सबसे पहले इन अ हिस्टोग्राम देयर इज नो गैप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो गैप. मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ कि हिस्टोग्राम में गैप नहीं होती है. गैप नहीं होने का मतलब क्या है, ये जो बार्स बनाए थे हमने बार ग्राफ में, देयर वाज अ गैप, अभी पूरा ऐसे चिपक के आएगा, ये इस तरह से बनेगा. ठीक है, बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल्स एज इन बार ग्राफ. नेक्स्ट, ये फर्स्ट.
The width of the bar is significant in histogram. In bar graph, width is not important at all. तो बार ग्राफ में क्या है, एक्चुअली विड्थ मैटर ही नहीं कर रही थी, हम कितने भी विड्थ का रेक्टेंगल बना सकते थे. हिस्टोग्राम में क्या होगा कि दिस विड्थ विल बी इक्वल टू द क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल के बराबर होगा. सो बेस्ड ऑन क्लास इंटरवल दिस विड्थ विल बी कमिंग इनटू द पिक्चर. फिर इन हिस्टोग्राम्स द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज. तो ये जो एरिया होगा क्लास इंटरवल इनटू हाइट, वो फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि ये हाइट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आएगी. सो दैट इज देयर इन द हिस्टोग्राम. ठीक है. एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द क्लास साइज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल देन द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. तो अगर क्लास इंटरवल क्लास साइज सेम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनल हो जाएगी बिकॉज एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखते हैं अपन. अच्छा, तो अब देखो इसी चीज को अपन अप्लाई करते यूजिंग एन एग्जांपल, तो समझ में आ जाएगा हमारे. दिस टॉपिक इज वेरी इजी, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए. हाँ, दिस इज द क्वेश्चन. क्या बोला है क्वेश्चन में? ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आज प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लास में, अभी इसको तो खत्म होने दो. अभी प्रोबेबिलिटी पे क्यों जा रहा है तू? नेक्स्ट वीक में एक क्लास लगी होगी अपनी, वहां पे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे अपन. वो पूरा 1 घंटे में हो जाएगा मैक्सिमम, या मैक्सिमम 45 मिनट्स. ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अपने को हिस्टोग्राम बनाना है. तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पे स्केल इंपॉर्टेंट होती है. तो मैं सबसे पहले मैंने ये बना लिया y एक्सिस और x एक्सिस. ठीक है, बना लिया ना. y एक्सिस पे मैं प्लॉट करूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके सर. और यहाँ पे आ जाएंगे क्लास. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्केल, कि ग्राफ पेपर पे जब भी प्लॉट करते हो स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्केल का मतलब क्या होता है, तुमने ग्राफ पेपर में देखा होगा. सो ग्राफ पेपर में क्या ऐसी लाइंस होती है थोड़ी डार्क वाली, और उसके अंदर फिर और देर इज मोर नंबर ऑफ लाइंस, है ना. और ऐसे 10 पार्ट में डिवाइडेड होता है. तो इसको अगर मैं देखूंगा तो इस स्टाइल में ये 10 पार्ट में डिवाइडेड होता है. तो ये जो इतना पार्ट होता है ना, इसको 1 यूनिट बोलते हैं. इसको हम 1 यूनिट बोलेंगे. सो दिस इज 1 यूनिट. तो 1 यूनिट का मतलब क्या? तो ऑन दी एक्स एक्सिस विच इज दिस, एक्स एक्सिस पे इस तरह से स्केल लिखी जाती है कि एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? 1 यूनिट का मतलब होगा 5, क्योंकि मेरा क्लास साइज क्या है? 0 से 5, 5 से 10. क्लास साइज जितना होगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 5. अब देखो, तो क्लास साइज मैंने 5 ले लिया, तो ये 0 है, देन आई विल मार्क 5, फिर मैं 10 मार्क करूंगा. तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये मान लेते 0 है, तो ये 5, ये 10, इस तरह से, देन 15, देन 20 आ गया. बस यही तक है. ठीक है. फिर y एक्सिस पे स्केल क्या होगी? y एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करने वाला हूँ? नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिख रहे हैं मुझे? 72, 103, 50, 25. तो 103 तक जाना है. तो अब अगर तुम ग्राफ पेपर को देखोगे तो तुम्हारा ग्राफ पेपर तो कुछ लिमिटेड होगा, वो आप तो 103 तक जा ही नहीं पाओगे शायद, है ना. अगर तुम 1 2 3 लोगे, 1 यूनिट इक्वल टू 1 लोगे, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई टेक 1 यूनिट एज इक्वल टू 25 ले लेते हैं. 1 यूनिट एज इक्वल टू 25 ले लिया. इसका मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग ये तो 1 यूनिट होगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस 1 यूनिट को आप 25 मान लो, तभी तो ग्राफ प्लॉट होगा, नहीं तो ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इतना समझ में आने के बाद मैं जाऊंगा कि ये 0 से 5. अब यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 0 से 5 की? 72. तो पहले y एक्सिस पे पॉइंट मार्क कर लो. ये 1 यूनिट मतलब 25, फिर आएगा 50, फिर आएगा 75, फिर आएगा 100, और फिर आएगा 125. ठीक है. इससे ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ही नहीं. ओके, बढ़िया. ठीक है. अब जैसे ये मैंने कर लिया, अब मैं 0 से 5 वाले को देखूंगा. तो 0 से 5 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 72. बहुत बढ़िया. तो 72 कहाँ पे आएगा? ये 75 है. 72 यहीं से जस्ट नीचे होगा. अब वो एग्जैक्टली 72 तुम बता नहीं पाओगे, तो तुम उसको अप्रोक्सीमेटली प्लॉट करोगे, बिकॉज मैंने स्केल ही उस तरह से ली है. तो मान लेते कि यहाँ 72 होगा, तो ये मैंने प्लॉट कर लिया रेक्टेंगल. ठीक है.
दिस इज माय फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये हिस्टोग्राम का एक पार्ट हो गया। फिर 5 से 10 क्लास इंटरवल में गया, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे कितनी है फ्रीक्वेंसी? 103, तो 103 तो यहाँ पे कहीं होगी। सो करस्पॉन्डिंग टू दिस मैं 103 को प्लॉट करूंगा। ठीक है, ये 103 आ गया। ठीक है, लाइन सीधी नहीं बनेगी, बन रही है वो, तुम ग्राफ पेपर पे स्केल पे बनाओगे। फिर 10 से 15 50, तो ये आ गया। तो बहुत इजी है, अभी मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। फिर उसके बाद 25, तो ये 25 यहाँ आ गया, बन गया मेरा ये हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में गैप नहीं होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली मतलब स्केल को देखते हुए मैं बताता हूँ अभी। सर बट वाई एक्सेस और फर्स्ट कॉलम में तो थोड़ा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? नहीं, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी होना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना है होना ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। किसने बोला? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना होता है कि हाँ तुमको तुमको डिस्टेंस रखना ही पड़ेगा, मत रखो। हु सेड? और इंपॉर्टेंट क्या है, वो डिस्टेंस होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है ना, तो 0 तो यहीं पे आएगा, 0 से 5। अब मैं ग्राफ पेपर पे बनाते समय मैं ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा कि ये 0 ले लिया फिर 0 से 5 मैंने ऐसे स्टार्ट कर लिया, तो गलत हो जाएगा ना। ये गैप किस चीज का है? कोई जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, अगर मेरा क्लास इंटरवल मान लो कि शुरू होता है 10 से 20, 0 से 10 कुछ है ही नहीं, फिर मैं इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है, सो इस केस में वो गैप नहीं आएगा। हाँ, और किसने क्या पूछा था? सर अप्रोक्सीमेटली प्लॉट करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या स्कूल के पेपर में? तो देख, अप्रोक्सीमेटली प्लॉट करने का मतलब क्या, अभी समझाता हूँ तेरे को। बहुत टेंशन ले रहा क्या तू मार्क्स की? देख, ये देख, ये मेरी वर्टिकल लाइन और ये दूसरी वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देख, यहाँ पे 50 है, सॉरी यहाँ पे अपने को 73 मार्क करना है, क्या मार्क करना था? हाँ 72 मार्क करना था, बहुत बढ़िया। तो 72 मार्क करने का मतलब क्या हुआ कि ये 75 है। ये 10 पार्ट में डिवाइडेड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये कितना है? 25। 25 को 10 पार्ट में डिवाइड कर, 25 को 10 पार्ट में डिवाइड किया तो 2.5 आएगा। मतलब अगर मेरे को किसी ने बोला कि 52.5 मार्क करो, तो 52.5 तो यहाँ तक जाएगा, है ना? फिर 55 यहाँ आ जाएगा, फिर 57.5, फिर 60, फिर 60 के बाद क्या पे आऊंगा मैं? ये लाइंस दिखेंगी तुमको ग्राफ पेपर में, 62.5, 65, फिर 67.5, फिर 72.5 पे आ जाएगा। तो 72.5 वाले लाइन को मार्क कर ले, ये इसमें मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं है? तो तूने एग्जैक्टली प्लॉट किया है। ये बोल रहा हूं मैं, तो मेरा अप्रोक्सीमेट बोलने का मतलब क्या था कि ये तुम समझ लोगे, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, वो ग्राफ पेपर पे अपने आप आ जाता सब। तो आई थिंक हिस्टोग्राम अभी समझिएगा क्या होगा कि हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। अब हिस्टोग्राम के बाद क्या है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा? चलो तो अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझते हैं अपन। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या तो तुम हिस्टोग्राम का यूज करके बना सकते हो या तो विदाउट हिस्टोग्राम बना सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ऑल्सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो लिख लिया मैंने अभी थर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका, दैट इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैंने बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को तुम यूजिंग हिस्टोग्राम भी बना सकते हो या विदाउट हिस्टोग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो लिखा है मैंने, इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन and can be constructed in two ways, with the help of histogram, without the help of histogram। दोनों देख लेते हैं। ठीक है, सो अगेन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखें, ऊपर वाले क्वेश्चन में कर दे। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं।
देखो ये ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ये आ गया अपने पास, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ इट। तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है। सो दिस इज समथिंग कि हिस्टोग्राम प्लॉट करने के बाद हम प्लॉट करने वाले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो तो मैंने भेज दिया बेटा लिंक ऑफ द फर्स्ट लेक्चर, आप ध्यान दो, मैंने भेज दिया था, आई रिमेम्बर। अरे क्या बात करते हो, रुको अभी ग्रुप पे चेक करता हूँ। अभी मैं बताता हूँ कब भेजा था मैंने। किसी को पता है मैंने भेजा था? आई थिंक मैंने लास्ट संडे या को कब भेजा याद नहीं आ रहा। अभी रुको, फर्स्ट लेक्चर का लिंक मैंने भेजा नहीं। कोई यस सर बोलेगा क्या, मतलब अगर सही में भेजा है मैंने तो? So you have sent. ये एफ सेंट ना, हाँ तो मैंने बोला ना मैंने भेजा है, तो ठीक है। तो जिसने पूछा मेरे से कि सर नहीं भेजा है, आप एक बार चेक करो बेटा। हाँ सबने बोल दिया, आप तो मुझे भी विश्वास हो गया, जब सबने बोल दिया तो हाँ सही भेजा ही होगा। तो जिसको नहीं मिला होगा वो रिमाइंड किसी से पूछ लेना, बता देगा कोई, ठीक है। चलो इस पे आते हैं अपन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और हिस्टोग्राम बताना है, तो ठीक है बना देते हैं हिस्टोग्राम। तो देखो हिस्टोग्राम बनाना तो आता है। सो दिस इज ड्राइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे फटाफट ये क्लास, अब देखो क्लास क्या है, 20 से 30 शुरू हो रहा है। 20 से 30 शुरू हो रहा है ना, तो अब जब मैं एक्स एक्सिस पे लिखूंगा तो आई वुड राइट 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। तो 10 लिखने का मतलब यहाँ पे 0 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, 40, 50, 60 एंड 70। तो अब यहाँ पे अपने आप गैप आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास इंटरवल 20 से 30 है और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 8, 12, 17, 9। तो अपन ले लेते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। 4 बेटर है। 4 फिर 8 फिर 12, 16, 20। ये तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने 4 क्यों लिया और क्या बोलते हैं 10 क्यों लिया, वो तो तुम डेटा को देख के डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पहला बार कहाँ पे बनेगा, 20 से 30 के बीच में विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8। तो ये आ गया, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। फिर 12 का है 30 से 40, तो ये 12 आ गया, ठीक है सर। फिर 40 से 50 17, तो 17 मतलब जस्ट अबव 16। तो वो तुम कर सकते हो प्लॉट ग्राफ पेपर पे, ये आ गया मेरा। देन 9 तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। फिर 9 के बाद क्या है, 60 टू 70 4, ये 70 होगा, हाँ 4 आ जाएगा। सो दिस इज 4, ये आ गया फ्रीक्वेंसी। हिस्टोग्राम बन गया। अब क्या करो, जैसे हिस्टोग्राम बन गया ना, तो ये हर किसी रेक्टेंगल की, दीज आर दी रेक्टेंगल्स, इन रेक्टेंगल्स की मिड वैल्यू पकड़ो। ये मिड वैल्यू होगी, इसकी बीच वैल्यू, ये मिड वैल्यू होगी, ये मिड वैल्यू, ये मिड वैल्यू और ये मिड वैल्यू। अब बिंदास इन मिड वैल्यूज को ज्वाइन कर दो। ये लो जोड़ दिया मैंने इसे, ये ऐसे जोड़ दिया, जैसे भी जोड़ना चाहो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो ग्रीन में बन रहा है, दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो तुम क्या करो, यहां से सीधा लाइन खींच दो, तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा। ये जहां पे कट करेगा, ये यहां से लेके और फिर इसको भी यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा दो। दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये जो ग्रीन में बना हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना हुआ है। कैसे बनाया हमने, हमने क्या किया, पहले हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया। हिस्टोग्राम प्लॉट करने के बाद हमने जो रेक्टेंगल्स दिखे हमें बार्स, उन रेक्टेंगल्स की मिड वैल्यूज को ज्वाइन कर दिया। सो द फिगर विच वी आर गेटिंग बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और इसको, हाँ वो एक्सटेंड मत करो, देखो उससे अच्छा एक्सटेंड करने से अच्छा, देखो ये एक्सटेंड मत करो इस तरह से, दैट वुड बी लिटिल रॉन्ग। तुम क्या करो, देखो ये मिड वैल्यू कौन सी होगी, दिस मिड वैल्यू इज व्हाट,
दिस मिड वैल्यू इज करस्पॉन्डिंग टू, बताओ एक्स एक्सिस पे 25 के करस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू आएगी ना? यस, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये मिड वैल्यू आ गई है, सो व्हाट आई वुड डू इज कि मैं इसी को यहां से, इसके पहले मिड वैल्यू कौन सी होती? 15। ये 25 है तो इसके पहले 15 होती, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो इस तरह से। फिर यहाँ पे 65 होगी मिड वैल्यू और यहाँ पे 75 होगी, तो ये ज्वाइन कर दो ऐसे। अब समझा कि हमने कैसे बनाया इसको? हाँ, ठीक है। तो ये तो तरीका जब हुआ जब मैंने हिस्टोग्राम का यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया। अब मैं विदाउट हिस्टोग्राम भी बना सकता, विदाउट हिस्टोग्राम भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन सकता है। कैसे? मान लो कि इसी क्वेश्चन को आई वांट टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, तो देखो अभी कैसे करें। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम। तो विदाउट हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैंने कर दिया ये कि यहाँ पे ले लिया y एक्सिस, यहाँ पे ले लिया x एक्सिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। वही अब मैं क्या करूंगा, अब तुम ऊपर से देखो, ऊपर से आइडिया लेके आते हैं अपन कि हमने यहाँ पे किया क्या, ये मिड वैल्यू ली, ये मिड वैल्यू, ये मिड वैल्यू, इनको ज्वाइन किया। तो अगर इन मिड वैल्यूज को मैंने प्लॉट कर लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई वुड ड्रॉ अ टेबल विच विल रिप्रेजेंट दी क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या करूंगा, क्लास मार्क ले लेता हूं और फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी पता है मुझे, क्लास मार्क क्या होगा? तो सबसे पहला क्लास इंटरवल क्या है, 20 से 30, तो इसका क्लास मार्क क्या होगा? क्लास मार्क इज नथिंग बट द मिड वैल्यू, तो 25। फिर उसके बाद 35 आएगी, फिर क्या आएगी 45, 55, 65, तो ये आ गई मिड वैल्यूज, क्लास मार्क। क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 8, 8 था ना पहले, 8, 12, 17, 19, सॉरी 17, 9 एंड 4, ये आ गया। तो बेटा इसीलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसी तरह से बनेगा, मिड वैल्यू इसलिए ली क्योंकि ये देख, जब हिस्टोग्राम से बनाया तो हमने ये मिड वैल्यू को ज्वाइन कर दिया। वो मिड वैल्यू लेने का आइडिया क्या है वो इन डिटेल अपन समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे मतलब मुझे क्या बताना है, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का आइडिया मैं बता दूं, करना क्या है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है डेटा को। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस तरह से कुछ पॉलीगॉन बना रहा हूँ। पॉलीगॉन तो समझ में आ रहा है तुमको, ये ऐसा कुछ पॉलीगॉन बन रहा है। अब ये पॉलीगॉन में ये पॉइंट्स कौन से होंगे, ये पॉइंट मैं कहां से निकालूं? तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो भी क्लास इंटरवल दिया होगा उसका मिड वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा। अब मैं इस पूरे रेक्टेंगल को ना करते हुए मैं डायग्राम को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने उसकी मिड वैल्यू ले ली, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया। अब अगर मैं मिड वैल्यू ले रहा हूं तो ये मिड वैल्यू आ गई 25 और 8, तो बस 8 कहां पे मिलेगा तुमको, उसी तरह से यहाँ पे 8, 4, 8, देन 12, 16 और ये 20 प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पे तुम प्लॉट कर सकते हो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू, मान लेते हैं 5 कर दे या 15 कर दे, 5 कर दिया मैंने। तो जैसे अब मैंने अगर एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 कर दिया तो देखो क्या होगा, 1 यूनिट इक्वल टू 5 कर दिया मैंने। तो अब मैं 5, मुझे सबसे पहला क्लास मार्क 25 चाहिए, तो तुम यहां से इस तरह से लाइन बना दो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डायरेक्टली 25 मार्क कर रहा हूं। अभी मैं 0 से बीच 1 यूनिट इक्वल टू 5 बोला मैंने, तो मुझे 5, 10, 15, 20 ये सब मार्क करना चाहिए था, मैंने नहीं किया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो टू शो दैट ब्रेक इन द ग्राफ हम इस तरह से किंग बना देते हैं, इसको किंग बोलते हैं, ताकि एक ग्राफ में ये समझ में आए कि हमने 0 से 25 के बीच की वैल्यूज प्लॉट नहीं करी है, हम सीधा 25 प्लॉट कर रहे हैं क्योंकि हमें 25 की ही जरूरत है। फिर 30 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 40 आएगा, 45 आएगा, इस तरह से 50, 55, 60, देन 65, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग टू 25 व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 8, तो ये पॉइंट आ गया 8। ये तो प्लॉट कर सकते हो तुम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तुमने थोड़ा सा, पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते। 35 और 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 और 12, ये ज्वाइन कर दो।
ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया, दिस इज अ लाइन। पहले पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ये आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 45 एंड 17, तो 17 यहाँ पे आएगा, 45 यहाँ कहीं तो भी है। अच्छा 35 भी मैंने गलत मार्क कर दिया, ये 35 होगा, ठीक है। फिर 45 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर 55 के करस्पॉन्डिंग 9 आ गए अपन, तो यहाँ कहीं आ जाएंगे, एंड देन 65 के करस्पॉन्डिंग 4, तो यहाँ आ गए। ज्वाइन कर दो इनको। ये सो दिस इज माय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फिर से वही कि इसको ऐसे नीचे एक्सटेंड कर देंगे और इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। सो विदाउट हिस्टोग्राम भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। आई थिंक अभी इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी इजी, है ना। अब इस टॉपिक में लास्ट क्या बचता है कि हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड, तो वो भी बहुत इजी है, हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। तो अभी रुको एक मिनट, विल स्टडी मीन, मीडियन एंड मोड। हाँ लास्ट पॉइंट अभी तो मैंने बताया था ना ऊपर, ये देख, यहाँ पे देखना मैंने क्या बताया था कि मिड वैल्यू यहाँ पे 25 थी, तो 25 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 15 आएगा। तो यहाँ पे भी तू 15 देख, ये 15 एग्जैक्टली प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, इफ यू इवन एक्सटेंड दिस ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और राइट हैंड साइड में सिंपल ऐसा एक्सटेंड भी कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। कहीं पे भी ज्वाइन कर दिया था, वो तो एक तुमको बताने के लिए मैंने बोल दिया कि यू टेक 25 के पहले 15 आना चाहिए था, तो 15 मिड वैल्यू होनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने 15 के करस्पॉन्डिंग मार्क करने बोल दी। और यहाँ पे तुम 0 से लेकर 25 तक प्लॉट भी कर लोगे ना, 0, 5, 10, 15, 20, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, 65 के बाद 75, ये। चलो, now we'll come to the last topic of this chapter, that is क्या बोल सकते हैं इसको, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा बोला जाता है इसको। तो मीन, मीडियन, मोड लिख लेता हूं मैं सिंपल, ठीक है। मीन, मीडियन एंड मोड। हाँ, जीरो टू स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पे भी, मतलब ये देखना मैंने बोल दिया ना कि देख, ये मिड वैल्यू कितनी है 25,8, ये मिड वैल्यू कितनी है 35,12, ये मिड वैल्यू कितनी है 45 कॉमा कुछ, तो ये 55 कॉमा कुछ, ये 65 कॉमा कुछ। तो तू मिड वैल्यू को ऑब्जर्व करना, ये 25 से 35 हो गया, मतलब 10 से बढ़ गया, 10 से बढ़ गया, तो इसके पहले 15 होना चाहिए था, तो 15 के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे जोड़ दे। 65 के बाद मिड वैल्यू क्या होनी चाहिए 75, सो करस्पॉन्डिंग टू 75 तू यहाँ पे लाइन को जोड़ दे, समझा। हाँ, अब आगे बढ़ते, नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। पॉलीगॉन कैसे बनेगा, पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिखा हुआ है ना, तो पॉलीगॉन मतलब इट्स अ एन साइडेड क्लोज्ड फिगर, तो क्लोज्ड फिगर तभी बनेगा ना जब तू एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करेगा, उसको ज्वाइन नहीं किया तो गलत हो जाएगा, पॉलीगॉन कहां से बनेगा, ठीक है। चलो, अब अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़े। अच्छा, मीन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मीन की बात कर लेते, तो बहुत इजी है, मीन का मतलब बताओ फटाफट, मीन से अपने को क्या समझ में आता। Mean, it's very easy, it is nothing but sum of the observations divided by the total number of observations. Mean of a number of observation is nothing but the sum of the values of all the observation divided by the total number of observations, ठीक है। So हम mean में क्या लिख सकते हैं, this is nothing but mean is sum of all the observations, average जो पढ़ा होगा तुमने, mean को average भी बोल सकते हैं अपन, so sum of all the observations, yes, sum of all the observations
divided by the total number of observations, ठीक है। ठीक है, देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है x1 x2 x3, ये क्या लिख रहा हूं मैं, दीज आर माई ऑब्जर्वेशंस अप टू मान लेते xn, दीज आर n ऑब्जर्वेशंस। अगर ये n ऑब्जर्वेशंस है तो अब अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं मीन कैसे निकालूंगा, मीन विल बी रिटर्न एज मीन, और मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x लिख लिया मैंने और उसके ऊपर बार लगा दिया, दिस इज मीन। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, sum of all observations divided by total observations divided by डिवाइडेड क्यों लिखा मैंने, वो तो लिख दिया ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखो अभी कितने लिखे हुए, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3, कहां तक, xn तक, जितने भी है n ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने n। सो दिस इज हाउ वी राइट द मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है समेशन फॉर्म में, ये सिग्मा का साइन होता है, सिग्मा मतलब समेशन का साइन, ये इस तरह से W को घुमा दिया, दिस इज xi और i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है ना, ये न्यूमरेटर को लिखने का तरीका है। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब मैं इतनी बार प्लस 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 नहीं लिखना चाहता हूं, तो मैं उसको शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकता हूं। सो दिस इज नथिंग बट मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि अगर मेरे पास n ऑब्जर्वेशंस है तो इन n ऑब्जर्वेशंस का मैं मीन इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूं। अब ये तो मैंने मतलब सिंपल ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे उसके लिए लिख दिया। अगर मान लो मेरे पास ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड डेटा होगा, उसके लिए मैं मीन कैसे निकालूंगा, इफ आई हैव ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा, तो मान लेते जैसे मीन ऑफ, मैं लिखता हूं अभी, दिस इज वेरी इजी है, जो तुमने लास्ट पहले क्लासेस में पढ़ रखा होगा। इफ आई वांट टू कैलकुलेट मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा का मीन लिखना होगा। तो अनग्रुप डेटा का मतलब क्या होगा कि मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे, तो xi कुछ पता होगा, fi कुछ पता होगा, तो ये x1 x2 एंड सो ऑन x3 तक, सॉरी xn तक, मान लेते कि n ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसीज दी रखी होंगी f1 f2 एंड अप टू fn। अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। आई क्या है, आई इज नथिंग बट दी वेरिएबल ना, देखो यहाँ पे ये जो आई क्या है, देखो ये आई मैंने लोअर सबस्क्रिप्ट है एक्स का, दिस इज द लोअर सबस्क्रिप्ट ऑफ एक्स, लोअर सबस्क्रिप्ट ऑफ एक्स, मतलब कि अगर मैं आई को 1 रखूंगा तो ये x1 आ जाएगा। फिर इस w का मतलब क्या होता है, ये जो उल्टा w लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सम। फिर मैं i इक्वल टू 2 रखूंगा तो x2 आ जाएगा, फिर मैं i इक्वल टू 3 रखूंगा तो x3 आ जाएगा। इस तरह से ये चलते जाएगा, कब तक, जब तक i खत्म नहीं हो जाता। और i कब खत्म होगा, i तब खत्म होगा जब 1 से लेके मैं n तक पहुंच जाऊं, तो मैं मान लो n तक पहुंच गया तो बस खत्म। समझ में आ रहा है, वो लिखने का तरीका है, यू डोंट वरी अबाउट दिस, तुमको तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास अनग्रुप्ड डेटा है, अब अनग्रुप्ड डेटा है तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है सब लोग समझ में आता है। तो अब अगर मुझे इसके लिए मीन निकालना है, तो मीन फॉर दिस दैट इज एक्स बार, ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स आई एफ आई x2 f2 इन सारों को मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू x1 f1 प्लस x2 f2, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू xn fn। मैंने प्रोडक्ट कर लिया सबका। अब प्रोडक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा बाय द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड अप टू fn, ठीक है।
टू Fn। अब इसको लिखने का तरीका क्या हुआ? अगर इसको शॉर्टकट में लिखना है तो जैसे ऊपर में लिखा था, ये देखो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, इसको लिखने का तरीका होता है समेशन। यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई, यहाँ पे आ जाएगा एफ आई। आई कहाँ से जा रहा है? 1 से लेके n तक। देखो i इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, i इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, i इक्वल टू 3 रखा तो अगला टर्म मिलेगा, मिलते जाएगा n तक। और डिवाइडेड बाय ये f1 f2 f3 up to fn लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं समेशन fn या समेशन fi, i इक्वल टू 1 टू n। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा, कि अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा होगा तो हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अनग्रुप्ड या ग्रुप भी होगा तब भी इसी तरह से आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अनग्रुप्ड लिखा, तो यहाँ पे अनग्रुप्ड या ग्रुप्ड। चलो ग्रुप्ड के लिए मैं अलग से लिख दूंगा, क्योंकि फिर वहां पे क्लास इंटरवल आ जाएंगे ना, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो अब देखो इसका एग्जाम्पल लू क्या, एकदम इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, वो आई से कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। अभी एग्जाम्पल ले लेंगे तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर। हो देवा मेरी पीठ। चलो एग्जाम्पल पे आते हैं। ये आ गया एग्जाम्पल, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, ये दे रखा है मुझे कि द एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो। मुझे क्या निकालना है? आई एम सपोज टू फाइंड व्हाट इज द मीन एज ऑफ द क्लास। मीन एज कितना है, मतलब एवरेज एज कितना है। मीन का मतलब एवरेज एज कितना है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि डेटा ग्रुप्ड फॉर्म, अनग्रुप्ड फॉर्म में दे रखा है। अनग्रुप फॉर्म में क्यों बोला मैंने? क्योंकि 12 के करस्पॉन्डिंग कितने, जिन लोगों का एज 12 है ऐसे 6 स्टूडेंट है, जिनका एज 13 है वो 8 है। तो यहाँ पे तुम क्वेश्चन को समझो, इस डेटा का मतलब क्या होता है कि 40 स्टूडेंट है तो 40 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट ऐसे है जिनका एज 12 है, 8 स्टूडेंट्स ऐसे है जिनका एज 13 है, करस्पॉन्डिंगली आगे का डेटा। तो अगर मुझे यहाँ पे मीन निकालना है तो दैट इज नथिंग बट एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल बना लेता हूँ एक, है ना। इस फॉर्मूले को बाद में लिखेंगे, टेबल बना लेते हैं, क्योंकि मुझे एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लीकेशन निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने लिख लिया एज, दैट इज नथिंग बट एक्स आई वैल्यू, और फिर मैंने लिख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नथिंग बट एफ आई। फिर मैं कैलकुलेट कर लूंगा एक्स आई एफ आई, ठीक है। अब एज कितना है? 12, स्टूडेंट कितने हैं? 6। एज 13 है तो स्टूडेंट कितने हैं? 8। एज अगर 14 है तो स्टूडेंट कितने हैं? 15, नहीं सॉरी 5। और अगर 15 एज है तो 7 स्टूडेंट्स है। 16 एज है तो स्टूडेंट कितने हैं? 9, ठीक है। फिर अगर 17 स्टूडेंट है तो एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5, ठीक है। अब देखो, अब एक्स आई एफ आई का समेशन निकालो। 12 इंटू 6 कितना होगा? 72। सो दिस इज 12 इंटू 6 इक्वल्स टू 72। 13 इंटू 8 78। 14 5 जा 70। 15 7 जा 105। फिर 16 इंटू 9 144। 17 5 जा 85। ये तो टेबल याद होगी तभी आ जाता जल्दी जल्दी, ठीक है। अब इसका समेशन करो, दिस इज अ टेबल। समेशन निकालो अभी हर कॉलम का। इसका समेशन करोगे तो कितना आएगा? करने की जरूरत नहीं, दिस शुड बी 40। क्यों 40? अरे क्वेश्चन में तो दे रखा है 40 स्टूडेंट थे, तो अगर ये 40 स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है। अरे हाँ 13 8 जा 104 होना चाहिए था, मैंने 78 गलती से लिखा, 13 6 जा कर दिया मैंने।
सो दिस शुड बी 104। हाँ, अब इसका समेशन करते हैं, कितना आएगा ये 246 प्लस 5 11 प्लस 4 15 प्लस 5 इज 20। चेक करते रहना मेरी कैलकुलेशन। कैरी ओवर 2 7 2 9 9 0 0 9 आ जाएगा, 9 7 16 20 एंड 8 28, फिर 2 आ गया तो 3 4 5। सही लिखा है मैंने 580। हाँ 580 इज करेक्ट। तो अब अगर 580 आ गया तो अच्छा, ये 6 या 7 की बुक में पढ़ा है, बट अभी भी फिर से पढ़ना है तो अभी तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना। सबने नहीं पढ़ा है ना, अगर आपने पढ़ा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एवरीवन हैज स्टडीड। तो करस्पॉन्डिंग टू दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि सबने नहीं पढ़ा होगा तो मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा। आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। समेशन एक्स आई एफ आई हमने कितना निकाला 580, सो मीन आ गया 580 divided by 40. So this will give me x bar is equals to 58 upon 4। 58 upon 4 को हम लिख सकते हैं 29 by 2। 4 2 जा 4 29 जा, that is 14.5। that is the answer, है ना। तो इस तरह से अगर मेरे पास अनग्रुप डेटा होगा तो उसका मैं मीन निकाल सकता हूं। ठीक है, चलो अब देखो अनग्रुप डेटा का ही आएगा तुम्हें मोस्टली। तो अब देखो अगर तुम्हें उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, उल्टा क्वेश्चन मतलब क्या है कि अभी एवरेज दे रखा है और तुमको फ्रीक्वेंसी एक मिसिंग वैल्यू है वो निकालने के लिए बोल दी। चलो अब ये क्वेश्चन तुम करोगे और मुझे इसका आंसर बताओ। क्या करना है इसमें, यू हैव बीन गिवन दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे तुमको ये दे रखा है कि इसका मीन कितना है। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये निकालना है। ठीक है, चलो टेक 2 to 3 minutes एंड कैलकुलेट, एकदम इजी है। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक।
चलो कैलकुलेट करूं मैं। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना, मतलब ये टेबल बना लो। सबसे पहले xi दे रखा है, फिर fi दे रखा है, और xi fi हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, xi कितना है? अगर 15 है तो फ्रीक्वेंसी 8, इफ इट इज ये तो 120 हो जाएगा xi fi का वैल्यू, है ना। फिर अगर xi 20 है तो दिस इज 7, तो दिस इज 140। अगर xi 25 है तो फ्रीक्वेंसी p है, तो ये हो जाएगा 25p, जो p हमें निकालना है। फिर अगर ये 30 है तो ये 14 हो जाएगा, 14 3 कितना होता है 42। फिर 35 है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 15 है, 35 इंटू 15 करो कितना आएगा, 35 इंटू 15 करोगे तो 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 प्लस 7 इज 52। फिर 40 है तो 6 है, तो दैट इज 240। ठीक है, चलो अब मुझे मीन दे रखा है। तो इफ इट इज मीन गिवन है तो इसका मतलब मैं यही कैलकुलेशन करता हूँ, दैट x बार इज इक्वल टू 28.25, और x बार क्या होता है, समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन fi, दिस इज इक्वल टू 28.25। अब मुझे समेशन fi बताएगा कोई, कैसे? 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 14, 15 प्लस 15 इज 30, 30 प्लस 20 50, तो दिस इज 50 प्लस p, 50 प्लस p आ गया। ठीक है, 50 प्लस p आने के बाद अब इसको कैलकुलेट करो। दिस शुड बी 120 प्लस 140 कितना होता है, मैं डायरेक्ट एडिशन कर रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हो। दिस शुड बी 260, 260 प्लस 420, तो दैट शुड बी 680, 680 प्लस 240 एंड 525, तो आई थिंक ये आ जाएगा 1445, 1445 प्लस 25p, 1445 प्लस 25p, है ना। कैलकुलेशन इज करेक्ट, डोंट वरी, आप कर सकते हो। अब अगर ये आ गया तो अब तुम देखो समेशन xi fi कितना होगा, दैट इज 50, ये ना 1445 प्लस 25p होल डिवाइडेड बाय समेशन fi कितना है 50 प्लस p, दिस इज इक्वल टू 28.25। नाउ दिस इज कैलकुलेशन टू बी डन, आगे इसके तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, कि दिस विल बी इक्वल टू 1445 प्लस 25p इज इक्वल टू 28.25 इंटू 50 प्लस 28.25 into p. So this is equal to 1445 minus 28.25 into 50 equal to 28.25 p minus 25p। कितना आएगा यहाँ से 28.25 into 50 करो, दिस शुड बी, करना पड़ेगा ये कैलकुलेशन, इनटू अगर मैंने सर 1412.5, 1412.5 एकदम सही जवाब। और ये तो दिख रहा है 3.25p, और यहाँ से कितना आ जाएगा अब ये 32.5, 32.5 इज इक्वल टू 3.25p। अच्छा, तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी 32.5 अपॉन 3.25, तो यहाँ से दिख गया मुझे p इज इक्वल टू 10। और किसी को समझ में नहीं आता तो देखो, डेसिमल को गायब करने के लिए 325/10 लिख दिया, इनटू ये 3.25 लिखा था, यहाँ से डेसिमल उड़ाने के लिए यहाँ पे इनटू 100 लिख दिया, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 आंसर। तो दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, जहाँ पे मुझे ये एक मिसिंग वैल्यू दे रखी थी, उस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने बोला था बेस्ड ऑन दी मीन। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा अभी, हाउ टू कैलकुलेट मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। अब अगर ग्रुप डेटा होगा तो देखो, ग्रुप डेटा में भी बहुत इजी है, वो भी बता देता हूँ। मीन किसी का भी पूछ सकते, मीडियन तो अनग्रुप तक ही पूछेंगे। अगर मान लो मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा होगा तो देखो,
फॉर्मूला रिमेन्स दी सेम, दी ओनली आइडिया इज, देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, अभी मैं एग्जांपल से बता दूंगा कि ये समेशन एफ आई एक्स आई ही होगा एंड डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। बस इसमें चेंज क्या होगा कि ये जो एक्स आई लिखा हुआ है ना, दिस विल बी नाउ क्लास मार्क। क्यों क्लास मार्क होगा? बिकॉज द डेटा इज ग्रुप्ड, है ना। अगर मैंने बहुत ही इजी सा एग्जांपल लिया, मान लो इस तरह का क्वेश्चन पूछा मैंने, फाइंड मीन, फाइंड मीन, ठीक है, और जो डेटा गिवन है वो इस तरह से गिवन है, मान लेते हैं कि एज दे रखा है मुझे, एज, एंड देन आई हैव करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन में गिवन है। मान लो एज 1 से 3 दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी इज 5, फिर 3 से 5 अगर एज है तो फ्रीक्वेंसी इज 3, 5 से 7 एज है तो फ्रीक्वेंसी इज 6, और अगर 7 से 9 एज है तो फ्रीक्वेंसी इज 2। दिस इज व्हाट इज गिवन टू मी, ठीक है। चलो, अब अगर ये गिवन है तो इसका मुझे मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक्स आई चाहिए और एफ आई चाहिए। एफ आई तो दे रखा है लेकिन एक्स आई नहीं दे रखा है, तो एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई इन दिस केस विल बी क्लास मार्क। तो अब हम क्या करेंगे, एज को लिखेंगे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 एंड 7 से 9। नाउ करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क आई विल कैलकुलेट। तो क्लास मार्क मैंने कैलकुलेट कर लिया एक्स आई। तो एक्स आई क्लास मार्क क्या होगा, मिड वैल्यू, 1 और 3 की मिड वैल्यू 2, 3 और 5 की मिड वैल्यू 4। कैसे निकाल रहे, 3 प्लस 1 बाई 2, 5 प्लस 3 बाय 2, 5 और 7 की मिड वैल्यू 6, 7 और 9 की मिड वैल्यू 8, और यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी, दैट इज गिवन टू मी एफ आई। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, 3, 6 और 2। अब मैं निकाल लेता हूँ फाइनली एक्स आई एफ आई। तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 5 इज 10, 4 इंटू 3 इज 12, 6 इंटू 6 इज 36, 8 इंटू 2 इज 16। आ गया ये। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे बस। समेशन एफ आई कितना है, 5 एंड 3 इज 8 प्लस 6 इज 14 एंड 2 इज 16, और समेशन एक्स आई एफ आई 22, 36, 22 एंड 36 कितना होगा, 58 एंड 16 कितना हो जाएगा, 74, 74। So that would be mean, that is summation xi fi upon summation fi. Summation xi fi is 74 divided by 16. तो this implies कि x बार किसके बराबर होगा, 28, 237, 7 by 8 करोगे तो it should get 4.625. This is the answer. तो अगर ग्रुप डेटा होगा तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी क्या बचा, नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज, क्या बचा, मीडियन। मीडियन इट्स वेरी इजी, देखो अभी नेक्स्ट बात करते हैं मीडियन। हाँ, जितने डिफरेंट टाइप्स के, अच्छा 5 मिनट का ब्रेक, अभी 15-20 मिनट तो बचे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मुझे पहले बोल देते, मुझे लगा कि आप कर लोगे। ब्रेक चाहिए क्या आपको? ओके चलो ले लिया मैंने 5 मिनट का ब्रेक, टेंशन मत लो। जाएगा नहीं कोई क्लास से, थोड़ा सा ही पार्ट बचा है उसको खत्म कर लेंगे अभी।
हाँ, अरे मैं एक चीज तो डिस्कस करना भूल ही गया यहाँ पे, प्रॉपर्टीज। तो अगर अपना ब्रेक खत्म, तो वन थिंग आई डेंट राइट ओवर हियर इज प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, वो देख लेते हैं फटाफट, वेरी इजी। अभी बताता हूँ, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मेरे पास लिखा हुआ है, दैट आई पेस्ट ओवर हियर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। क्या है कि मान लो कि मेरे पास x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशन है। अगर मैंने हर ऑब्जर्वेशन में a ऐड कर दिया, तो जो मीन आएगा उसमें, वो मीन भी ए से बढ़ जाएगा। कैसे, देखो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, पहले मेरे पास ऑब्जर्वेशन थे x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, हर ऑब्जर्वेशन में a बढ़ा दिया, a ऐड कर दिया, तो x2 प्लस a, x3 प्लस a एंड सो ऑन, ठीक है, एंड xn प्लस a। तो अब देखो इस केस में मीन क्या होगा, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xn डिवाइडेड बाय n ऑब्जर्वेशन है। इस केस में मीन क्या होगा, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस a, फिर प्लस x2 प्लस a, बिकॉज एवरी ऑब्जर्वेशन इज नाउ विथ a, तो प्लस xn प्लस a, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस तो अभी भी सेम है। अब अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 को लिख लेते हैं एज इट इज x3 एंड अप टू xn। और ये a हर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और ऐसी कितनी ब्रैकेट है, n ब्रैकेट्स, तो इसको लिख लिया मैंने n टाइम्स ऑफ a होल डिवाइडेड बाय n। तो यह आ जाएगा x बार इज इक्वल टू, ये नया है, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, इक्वल टू, अब तुम देखो अगर इस प्लस साइन के रिस्पेक्ट में लिखोगे इसको, तो दिस इज एक्स बार प्लस एन ए अपॉन एन, ये तो ए हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा नया मीन। तो नया मीन में क्या हुआ, न्यू मीन इज नथिंग बट ओरिजिनल मीन प्लस ए। तो ऑब्जर्वेशंस में अगर मैंने किसी कांस्टेंट को ऐड किया, तो मीन भी ए से बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मीन घट जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा a टाइम्स ऑफ x बार। अगर मैं ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करूंगा, तो मीन भी डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। अगर ये मैंने यहाँ पे जो बताई ये समझ में आ गया, तो देन एवरीथिंग इज इजी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ याद होनी चाहिए। अब जो तुम्हारा अभी एग्जाम होगा ना 14 को, उसमें तो इजी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन डाले हैं मैंने, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लेना, जो इजी एकदम फॉर्मूला बेस्ड होगा वही आएगा। चलो फिर क्या डिस्कस करना है, मीडियन, मीडियन और मोड। अभी दे तो 2-2 मिनट का टॉपिक है, देखो कुछ भी नहीं करना है मीडियन में। मीडियन किसकी बात करेंगे हम, मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा की ही बात चलेगी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में हमारे मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा ही है। ग्रुप डेटा अगले साल पढ़ोगे, अभी सिर्फ अनग्रुप डेटा की बात करेंगे। तो अनग्रुप डेटा का मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उनको या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। अब जैसे मैंने अरेंज कर लिया, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सी है। जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी दी मीडियन। सो क्या बोल सकता हूं मैं, दैट आफ्टर अरेंजिंग द डेटा, after arranging the data in ascending or descending order, or descending order, the middlemost observation, the middlemost observation, the middlemost observation will be the median of the data, median of the data, ठीक है। अच्छा,
अब अगर ऐसा है तो आई थिंक बहुत इजी है कि जो भी डेटा गिवन होगा मेरे पास उसमें मैं क्या करूंगा, उसको असेंडिंग छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा अरेंज कर लूंगा और फिर देखूंगा कि उसमें से मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सी है, मतलब बीच वैल्यू वैल्यू कौन सी है। अब तुम देखो बीच वैल्यू वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो थोड़ी प्रॉब्लम है। कैसे, क्या प्रॉब्लम है? मान लो मेरे पास डेटा है 1 2 3, ठीक है, और दूसरी बार डेटा है 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे कितना डेटा है? यहाँ पे 3 डेटा है और यहाँ पे 4 नंबर ऑफ डेटा है। 3 ऑब्जर्वेशन है, एक केस में 4 ऑब्जर्वेशन है। अब इस केस में क्या है मिडल मोस्ट वैल्यू? इस केस में मीडियन हो जाएगा 2, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो मीडियन इज इक्वल टू 2। इस केस में मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे तो अभी मिडल मोस्ट वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अब मिडल मोस्ट वैल्यू कैसे बताओगे? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, दोनों मिडल मोस्ट वैल्यू है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे मीन। तो हम क्या करेंगे, द मीन मीडियन विल बी इक्वल टू मीन ऑफ 2 and 3। तो 2 और 3 का मीन कितना होगा? एवरेज 2 + 3/2, दैट इज इक्वल टू 2.5। सो 2.5 इज द मीडियन। तो इसका मतलब डिपेंड करता है कि मेरे पास ऑब्जर्वेशंस ऑड है या इवन है। अगर मेरे पास इवन ऑब्जर्वेशंस होंगे तो 2 मिडल मोस्ट वैल्यूज दिखेंगी, फिर उनका एवरेज ले लूंगा। अगर ऑड ऑब्जर्वेशंस है तो सीधा मिडल मोस्ट वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो अभी इसी चीज को लिख देता हूं मैं, डोंट वरी, आई राइट इट डाउन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला अभी देखो, मैं बता रहा हूं कि लेट द टोटल ऑब्जर्वेशंस बी n। मैंने टोटल ऑब्जर्वेशंस को n बोल दिया। ठीक है सर, अगर टोटल ऑब्जर्वेशंस n है तो अब मान लो कि इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है देन मीडियन किसके इक्वल होगा? देन मीडियन इज इक्वल टू देखो n ऑड था तो क्या हुआ, ये 2 वाला सेकंड ऑब्जर्वेशन आ गया मीन। सेकंड ऑब्जर्वेशन कैसे निकाला मैंने? 3 ऑब्जर्वेशन थे तो 3 में 1 ऐड किया, 4 आया, 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन। सो अगर n ऑड है देन मीडियन विल बी इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, है ना? कैसे आया n+1/2th ऑब्जर्वेशन? क्योंकि तुम इसी एग्जांपल से रिलेट करो कि अगर मेरे पास 3 नंबर ऑफ डेटा थे तो सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज द मीडियन। सेकंड ऑब्जर्वेशन कैसे निकाला मैंने? 3 ऑब्जर्वेशन से तो 3 में 1 ऐड कर दिया, 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो सेकंड 2 आ गया। सो सेकंड ऑब्जर्वेशन विल बी माय मीडियन। और अगर, तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। और अगर मान लो कि n इवन रहता, इफ n इज इवन, देन तो हम क्या करते? तो हम कैसे निकालते मीडियन की वैल्यू? तो जो मीडियन की वैल्यू होगी, अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, दैट वाज मीन ऑफ, मीन किसका? अगर 4 ऑब्जर्वेशन थे तो सेकंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन मतलब n/2, n/2 के करस्पॉन्डिंग अगर 4 ऑब्जर्वेशन थे तो 2 आ गया, तो n/2 एंड n/2 प्लस 1th। So this will be mean of n/2th observation and n/2th n/2 plus 1th observation, n/2 plus 1th observation, ये इस तरह से आएगा मीडियन। ठीक है, चलो अभी ये बस इतना ही मीडियन में पता होना चाहिए। अब देखो, अब एग्जांपल लेता हूँ ना तो भी समझ में आएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया ना, अब एग्जांपल से देखते हैं इसको। अरे मैंने मीन लिख दिया ना, मैंने मीन लिख दिया तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 नहीं लिखा, मीन ऑफ।
मीन ऑफ का मतलब समझ गया कि इसका और इसका मीन लेना है तो इसको और इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 लिखना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? फिर लिख देता हूँ। अच्छा कंफ्यूजन होता क्या अपने को? मेरे को लगा कि समझ जाओगे, कोई बात नहीं। अब तू बोल ही रहा इतना तो कर देते हैं भाई करेक्शन। करेक्शन मतलब इसको आगे लिख देते और हैंग हो गया, हैंग हो गया, वन नोट हैंग। हाँ, so this can also be written as n by 2th observation। अब मैं मीन नहीं लिखूंगा, मीन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सो दिस इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द मार्क्स ऑफ 13 students, the marks of 13 students out of 50 in an examination are, find the median। तो ये जो 13 मार्क्स दे रखे इनका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे मीडियन फाइंड आउट? सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो तुम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करो, ज्यादा बेटर है। सो सबसे पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी माय आंसर। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू किया, असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा 1, देन आई कैन सी 9, फिर क्या लिखूं? 1 9 के बाद 18, फिर 21, आफ्टर 21 आई कैन सी 23, देन आई कैन सी 24, 24 के बाद मुझे दिख रहा है 26, 26 के बाद 27, आफ्टर 27 आई कैन सी 30, 30 के बाद आई कैन सी 32, 17 भूल गया क्या मैं? अच्छा हाँ 17 भूल गया मैं। ओ शिट, यहाँ पे 17 भूल गया मैं, कोई बात नहीं अभी कर लेते। 9 के बाद 17, फिर 18, हो गया 17। 30, 30 के बाद कितना है? 32, 32 है ना? हाँ, देन 36 एंड 39, है ना? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट, करेक्ट। अब मैंने कर लिया, तो अब मैं क्या करूंगा? आई वुड सी हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस, 13 ऑब्जर्वेशन, n इज ऑड, n इज ऑड। अगर n ऑड है तो माय मीडियन विल बी व्हाट? मीडियन विल बी इक्वल टू n बाय 2th ऑब्जर्वेशन। सॉरी, ऑड है ना, तो ऑड के केस में n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन विल बी माय मीडियन। तो n की वैल्यू कितनी है? 13, 13 प्लस 1 बाय 2, तो दैट इज 14 बाय 2, 7th ऑब्जर्वेशन। 7th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे? जो गिवन होगा उसमें 7th ऑब्जर्वेशन नहीं, जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसमें 7th ऑब्जर्वेशन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7th इज 24। सो मीडियन कितना आ गया? इक्वल टू 24, ये आंसर। तो बहुत इजी है ना, इसमें अभी क्या करना है? और 26 नहीं 24 आएगा बेटा, चेक करो। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन इज 24, ठीक है। आई थिंक इसमें और बताने के लिए कुछ है नहीं। अगर एन इवन होता तो तुम इन दोनों का मीन ले लेते, ये n बाय 2 प्लस 1, ठीक है। बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर फाइनली जो लास्ट बचा वो भी बता देता हूँ, मोड। मोड क्या होता है? मोड को फ्रीक्वेंसी से रिलेट करो। मोड का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार अकर होगा, द ऑब्जर्वेशन विच इज अकरिंग द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द मोड। तो आई कैन से दैट the observation
having maximum frequency. The observation having maximum frequency is the mode. ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल ही लेना हो तो क्या एग्जांपल लिया जाए? देखो, एक मिनट, ले रहा हूँ। मीडियन एंड मोड इज वेरी शॉर्ट, आपको मीन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि मीडियन और मोड तो इजी है आपके सिलेबस के हिसाब से। हाँ, द मोड ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज ऑफ स्कोर्स इज, तो जो स्कोर जो सबसे मैक्सिमम टाइम अकर हो रहा होगा, तो तुम क्या करो, तुम स्कोर लिखो और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखो, ये टेबल बना लो, वहां से तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्कोर। 7 है, अलग अलग तरह के स्कोर देखो, 7 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है एंड 17 है। These are the different scores I can see. ठीक है, this is 13 and this is 17. Now 7 कितनी बार आ रहा है? 1 2 दो बार आ रहा है, 10 एक बार आ रहा है, 11 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, 12 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। ठीक है, then 13 is occurring 2 number of times, 17 1 number of time. So इसका मतलब what is the mode? Mode is equal to 12. 12 is the mode, है ना? ये मोड हो गया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, समझ में आ गया? सो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 12। जो डेटा, मेरा आंसर क्या होगा? जो डेटा सबसे मैक्सिमम आ रहा होगा दैट विल बी दी फ्रीक्वेंसी, सॉरी मोड। दैट्स इट, इसमें और क्या बचा? अच्छा हाँ, एक रिलेशन होता है मीन मीडियन एंड मोड में, वो भी लिख लेते हैं, इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। उसका सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी के लिए तुम्हें कुछ ज्यादा यूज नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन आ गया, डायरेक्टली पूछा जाता है कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में कि रिलेशन बताओ। सो द रिलेशन between mean, median and mode क्या होता है? द रिलेशन इज कि आई कैन राइट मोड इज इक्वल टू, मोड को क्या लिख सकता हूं? मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन, मीडियन और मोड में ये रिलेशन मैं यूज कर सकता हूँ। मान लो मुझे मीन पता है, मोड पता है, मीन पता है और मीडियन पता है, तो मैं मोड यहां से निकाल सकता हूँ। दिस इज एन इंपेरिकल रिलेशन, इसका कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। जिस चीज का प्रूफ नहीं एग्जिस्ट करता उसको इंपेरिकल रिलेशन बोलते हैं। अब तुम सोचोगे फिर अगर प्रूफ ही नहीं है तो ये आया कहां से? ये तब आया, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद ये रिलेशन दिख गया कि इस तरह की चीज हो रही है, तो इसीलिए फिर उसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय इंपेरिकल रिलेशन। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही करेंगे। सो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली नाउ हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब जितना बताना था हमने बता दिया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो बुक में से एंड कुछ डाउट होंगे तो मेरे से डिस्कस कर लेना। अब अपनी एक क्लास और होगी नेक्स्ट संडे को, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स विद स्टैटिस्टिक्स आप पूछ सकते हो एंड इन दैट क्लास विल कंप्लीट प्रोबेबिलिटी विल नॉट टेक मच टाइम, जल्दी से हो जाएगा, 1 आवर में हो जाएगा। ओके चलो, किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? नो सर। चलो, No, sir. बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर। Bye, sir. Thank you. Okay, sir.